हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय विधि से, जिसके के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं संधि करने के लिए किन किन कार्यवाहियों को करना आवश्यक है, संधि का प्रवर्तन कब होता है, संधि पर युद्ध के क्या प्रभाव होते हैं, उल्लेख कीजिए। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम किन पॉइंटों पर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट होगा संधि किसे कहते हैं, संधि करने के लिए कौन कौन सी कार्यवाही आवश्यक है, तीसरा संधि का प्रवर्तन, चौथा संधि का युद्धों पर प्रभाव और लास्ट होगा संधि का वर्गीकरण। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। ओके, तो संधि दो या दो से अधिक देशों या राष्ट्रों या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच एक लिखित समझौते को कहते हैं। ओके, मतलब दो राष्ट्र हो गए, दो देश हो गए, उनके बीच एक लिखित समझौता जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, जो आपसी अधिकार और कर्तव्यों को तय करता है। मतलब संधि क्या करती है, आपस में ही अधिकार और कर्तव्यों को तय करती है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो है बाध्यकारी होते हैं, मतलब जो भी तय हुआ है उनका पालन करना ही होगा, बाध्यकारी है। ठीक है, और संबंधित पक्षों द्वारा स्वीकृत होते हैं। मतलब जिन भी दो देशों के बीच अगर हुई है संधि तो उन दोनों को ही, दोनों जो पक्षकार हैं जो कि उससे संबंधित है, उन्हें जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी अधिकार जो भी कर्तव्य, मतलब कि संधि जो है बाध्यकारी होती है, जो भी पक्षकार उससे करते हैं, और ये क्या है, एक लिखित समझौता है। ओके, संधि या अंतर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य आधार है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र आपसी समझौते और सहयोग स्थापित करते हैं। मतलब जिसके माध्यम से जो राष्ट्र है वो क्या करते हैं, आपस में समझौते और सहयोग करते हैं, मतलब एक दूसरे को सहयोग करेंगे ऐसा। ओके, अब हम बात करेंगे संधि करने के लिए आवश्यक कार्यवाही क्या क्या है। ठीक है, तो संधि करने के लिए जो आवश्यक कार्य है उनको कुछ चरणों में जो है विभक्त किया गया है, जिसमें से पहला है हमारा संधि का प्रारंभिक चरण। तो प्रारंभिक चरण में क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट स्टेप होती है उसमें क्या होता है, तो राज्य के बीच वार्ता और समझौता प्रारंभ किया जाता है। मतलब जो भी राज्य जिन्हें संधि करना है वो वार्ता करते हैं, समझौते करते हैं, और इसके लिए वो क्या करते हैं, प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाती है जो कि काम करता है। ओके, दूसरा होता है संधि का मसौदा तैयार करना। मसौदे का मतलब होता है प्रारूप, या फिर वो किस प्रकार होगा ये सब। तो संधि की शर्तें और अनुच्छेद का एक प्रारूप तैयार किया जाता है। ओके, इसके बाद तीसरा है संधि पर हस्ताक्षर। तो जब मसौदा तैयार हो जाता है तो उस पर क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। तो संबंधित राज्य जो कि उन्हें स्वीकार करते हैं उनके प्राधिकार द्वारा संधि पर जो है हस्ताक्षर जो है किए जाते हैं। ओके, हस्ताक्षर होने के बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो कहता है संधि की पुष्टि। संधि की पुष्टि क्या, तो प्रत्येक राज्य में कानूनी प्रक्रिया के तहत संधि को स्वीकृति दी जाती है। मतलब जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसके तहत उसे क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। ठीक है, इसे संसद या अन्य प्राधिकृत संस्था द्वारा पुष्टि जो है की जाती है। अब हस्ताक्षर भी हो गए, पुष्टि भी हो गई। अब लास्ट में जो आता है वो आता है पंजीकरण, मतलब रजिस्ट्रेशन। तो संधि का पंजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संधियों को संयुक्त राष्ट्र संघ के पास पंजीकृत किया जाता है। मतलब जब भी दो देशों के बीच कोई भी संधि होती है तो उसका पंजीकरण कराया जाता है, वो भी संयुक्त राष्ट्र के पास। इस प्रकार संधि करने की हमारी जो भी कार्यवाही है वो संपूर्ण होती है। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि संधियों का प्रवर्तन। प्रवर्तन का मतलब क्या होता है, तो प्रवर्तन का मतलब होता है कि हमने जो संधि की है उसे लागू कराना। तो ये कब कब लागू होगी, तो पहला, संधि की पुष्टि के बाद, जब सभी पक्ष इसे औपचारिक रूप में स्वीकृति दे देते हैं। मतलब संधि लागू कब होगी, तो अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो पुष्टि होने के बाद ये लागू हो जाएगी। ओके, दूसरा होता है संधि में निर्दिष्ट तिथि को। मान लो हमने जो संधि है उसके प्रवर्तन के लिए कोई तिथि निर्धारित की थी, मतलब कोई भी दिनांक या डेट निर्धारित की है कि इस दिन हम इसे लागू करेंगे। ठीक है, तो उस दिन हो सकती है। या फिर थर्ड है हमारा संधि की शर्तों के पूरा होने पर, यदि प्रवर्तन किसी घटना या शर्त पर आधारित हो। मतलब मान लो हमने कोई शर्त लगा दी या कोई घटना लगा दी कि अगर ऐसा होगा ये घटना घटेगी या शर्त पूरी होगी तभी जो ये प्रवर्तन होगी। तो वो जो भी शर्त है उसके पूरे होने पर वो जो संधि है प्रवर्तन होगी या फिर लागू होगी। तो ये तीन प्रकार हैं जिसमें कि संधि का प्रवर्तन जो है कराया जाता है। ओके, आगे हमारा लास्ट पॉइंट आता है संधियों पर युद्ध के प्रभाव। तो संधियों पर युद्ध का प्रभाव क्या पड़ता है और कैसे पड़ता है ये हमें बताना है। तो इसमें फर्स्ट हमारा पॉइंट होगा संधि का निलंबन। तो
युद्ध के दौरान अधिकांश संधि अस्थायी रूप से निलंबित हो जाती है। अस्थायी रूप से मतलब कुछ ही समय के लिए, जब युद्ध होता है तो कुछ समय के लिए उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। ओके, दूसरा होता है संधियों का निरसन। ये क्या है? यदि युद्ध के परिणाम संधि के मूल पक्ष समाप्त हो जाते हैं, मतलब जो भी मूल पक्ष है वो विलय हो जाता है उनका, जैसे किसी राष्ट्र का विलय हो गया तो ऐसे में संधि का क्या हो जाएगा? निरसन हो जाएगा। ओके, तीसरा होता है संधि का प्रभावी रहना। तो कुछ संधियां जो है युद्ध के दौरान भी लागू रहती है, जो कि मानव अधिकार या युद्ध के नियम संबंधित रहती है, ये सब। ओके, और लास्ट आता है नई संधियों का निर्माण। तो युद्ध के बाद कई परिस्थितियों के अनुसार नई संधियां की जाती है, मतलब परिस्थितियां चेंज होती है तो बहुत सारी नई संधियां जो है की जाती है। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट पॉइंट की, जो कि है संधियों के वर्गीकरण के बारे में। तो संधियों का जो वर्गीकरण है वो 5 भागों में किया गया है। पहला जो किया गया है उद्देश्यों के आधार पर, दूसरा पार्टियों की संख्याओं के आधार पर, तीसरा विषय वस्तु के आधार पर, चौथा प्रकृति के आधार पर, और लास्ट जो हमारा है वो है प्रवर्तन के आधार पर। तो ये 5 तरीके हैं जिनमें कि संधियों को जो है विभाजित किया गया है या वर्गीकरण किया गया है। अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा पॉइंट है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर 4 भागों में इसको बांटा गया है। तो फर्स्ट है हमारा राजनीतिक संधि। राजनीतिक संधि क्या होती है? तो यह संधि राजनीतिक सहयोग, सैन्य गठबंधन, सीमा निर्धारण और शांति स्थापन से संबंधित होती है। मतलब कि राजनीतिक रूप से सहयोग कर सके, सीमा का निर्धारण कर सके या फिर राज्यों में शांति स्थापित कर सके, इसके लिए जो है राजनीतिक संधियाँ की जाती है। दूसरा आता है आर्थिक संधियाँ। आर्थिक संधियाँ क्या है? तो यह संधियाँ व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए होती है। मतलब कि हम व्यापार कर सके, निवेश कर सके और आर्थिक रूप से एक दूसरे का सहयोग कर सके, इसलिए जो है आर्थिक संधियाँ की जाती है। ओके, थर्ड हमारा आता है सांस्कृतिक संधियाँ। इन संधियों का उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान और संरक्षण है। मतलब हम एक दूसरे से अपनी जो संस्कृति उसका आदान प्रदान कर सके और साथ ही संरक्षण, मतलब हमारी संस्कृति जो है उसकी रक्षा कर सके। ठीक है, लास्ट हमारा पॉइंट आता है वैज्ञानिक और तकनीकी संधि। वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी सहयोग के लिए जो है बनाई गई संधियाँ वैज्ञानिक और तकनीकी संधि कहलाती है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया उद्देश्य के आधार पर। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड पॉइंट की, जो कि है पार्टियों की संख्या के आधार पर। तो पार्टियों की संख्या पर 2 प्रकार की संधि होती है। पहली जो होती है वो होती है द्विपक्षीय संधि। द्विपक्षीय संधि क्या? तो यह संधि 2 राष्ट्रों के बीच होती है, मतलब इसमें 2 ही राष्ट्र होते हैं, जैसे कि भारत और रूस के बीच सेना रक्षी समझौता। ओके, मतलब द्विपक्षीय मतलब 2 पक्ष का। इसके बाद दूसरा आता है बहुपक्षीय संधियाँ। बहुपक्षीय संधियाँ क्या? तो यह संधियाँ 3 या अधिक राष्ट्रों के बीच होती है, मतलब 2 से अगर अधिक है, 3 से अगर अधिक है तो वो बहुपक्षीय संधि है, जिसमें बहुत सारे, बहुपक्षीय मतलब बहुत सारे पक्ष है। ओके, आगे आता है हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि विषय वस्तु के आधार पर। तो विषय वस्तु के आधार पर 4 प्रकार की संधियाँ आती हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारी जो संधि है वो होती है शांति संधि। युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए, मतलब कि शांति संधियाँ कौन सी होती है? तो जब युद्ध हो जाते हैं तो उनके लिए शांति संधि की जाती है, ताकि जो है युद्ध के बाद शांति स्थापित की जाए। ओके, इसके बाद होती है व्यापारिक संधियाँ। व्यापारिक संधियाँ क्या होती हैं? तो व्यापार और आर्थिक संबंध सुधारने के लिए जो है व्यापारिक संधियाँ की जाती हैं। तीसरा हमारा आता है सैन्य संधियाँ। सैन्य संधि क्या? तो सैन्य सहयोग, सुरक्षा के लिए जो है सैन्य शक्तियाँ या फिर सैन्य संधियाँ जो है की जाती है। ओके, तो ये हो गया हमारा विषय वस्तु के आधार पर। अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ की, जो कि प्रकृति के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार की संधियाँ होती है। पहली होती है विधिक संधियाँ। विधिक संधि क्या? तो यह संधियाँ नए कानून नियमों को स्थापित करती है। ओके, मतलब विधियों के लिए होती है नई संधियाँ, जिनमें नए नियम कानून होते हैं। ओके, इसके बाद दूसरा आता है अनुबंधात्मक संधियाँ। तो यह संधियाँ पक्षों के बीच विशेष अधिकार और दायित्व को तय करती है, मतलब इनमें कॉन्ट्रैक्ट टाइप कुछ होता है। ठीक है, और उस प्रकार कुछ अधिकार और दायित्व जो है उत्पन्न होते हैं। और लास्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है प्रवर्तन के आधार पर। प्रवर्तन का मतलब होता है लागू करने के आधार पर। तो इसमें 2 प्रकार की संधि होती है, एक होती है स्वैच्छिक संधि और एक होती है अनिवार्य संधि। स्वैच्छिक संधि क्या? तो यह संधियाँ बिना किसी कानूनी बाध्यता के होती है, मतलब अगर मानना हो तो मान सकते हैं, इसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती कि मानना ही है। और अनिवार्य संधियाँ वो होती है, यह संधियाँ कानूनी रूप से बाध्यकारी होती है और इनको जो है मानना अनिवार्य माना जाता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा वर्गीकरण कंप्लीट। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की।
तो संधि या अंतर्राष्ट्रीय कानून में राष्ट्रों के बीच आपसी सहमति और सहयोग का एक महत्वपूर्ण साधन है। संधियों का वर्गीकरण उनकी प्रकृति और उपयोगिता को समझने में सहायक होता है। यह न केवल राष्ट्रों के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में स्थिरता और संतुलन भी स्थापित करता है। ओके, तो इस प्रकार हमारा जो टॉपिक था संधि क्या है वो यही खत्म होता है। अगर आप कोई भी टॉपिक पर कोई भी नया वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।